तूफानी बारिशों के आने Everyone, welcome to News Morning. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। गुज़िश्ता रात तूफ़ानी बारिशें हुई, ख़ास तौर पे जो हमारे जनूबी पंजाब का इलाका है वहाँ पे तूफ़ानी बारिशों के बाइस जो है कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जो बाराने रहमत है इसको रहमत ही बनाए, ज़हमत का बाइस ना बनाए। आमीन आमीन। और ये यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब लाहौर आंधी के काफ़ी ज़्यादा आई बहुत थी, तेज आंधी तूफान आई थी, बहुत ज़्यादा आया था जिसकी वजह से बहुत से मसले मसाइल, लाइट तो चली जाती है वैसे भी, लोड शेडिंग का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, उसके साथ दरख्त गिर गए और बहुत तेज़ आंधी आई थी, गर्द गालूद आंधी थी। तो अल्लाह ना करे कि कोई बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर एक और मसला है, आंधी जो आती है वो तो अपना नुकसान उसका जो होता ही होता है जी, उसके बाद फिर जो लोड शेडिंग का अजाब, और जब इस अजियत से भी दो चार होना पड़ता है, शायद हमारे वापडा को बहाना चाहिए होता है। अभी जैसे ही आंधी आई, आंधी के आने के कुछ ही देर के बाद मुकम्मल लोड शेडिंग का अमल शुरू हुआ और उसके बाद काफ़ी देर तक 124 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप किए, उसके अलावा ब्लैकआउट रहा। और लोड शेडिंग के इस अजाब का सामना वैसे तो हमें गर्मियों में करना पड़ता ही है, बारिश हो जाए, आंधी आ जाए तो तब तो मस्त है ना, लोड शेडिंग का अजाब तो हमने झेलना ही झेलना है। बिल्कुल इसी तरह से है। अब आगे हम चलते हैं और हमारे जो सियासी टॉपिक है उसकी तरफ बात करते हैं। तो सियासत में भाई सबको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ज़मान पार्क में इमरान खान का ट्वीट तो ऐसे इतना खौफनाक किस्म का था, उन्होंने कहा कि पुलिस आ गई है और लोग यहाँ पर अभी भी हिसार में मुझे बचाने के लिए मौजूद है और शायद मेरा ये आखिरी ट्वीट हो। यस, इस तरह से एक ड्रामाई एंट्री उन्होंने ट्विटर पर दोबारा से डाली है। और ज़मान पार्क को जाने वाले इस वक्त जो है वो रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं, जितने भी ज़मान पार्क के इतराफ़ में केनाल रोड से, डेविस रोड से, धर्मपुरा से, जहाँ जहाँ से भी रोड्स लगते हैं वो बंद कर दिए गए। इमरान खान साहब के हवाले से फिर ये भी बात, जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया और उनके ट्वीट दागने के बाद लग ये रहा था, उनका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि कारकुनान फौरी तौर पे ज़मान पार्क पहुँचे। उससे पहले हमने देखा कि जब खान साहब को पुलिस गिरफ्तार करने आती थी तो कारकुनान की बड़ी तादाद बाहर निकलती थी और ज़मान पार्क में कारकुनान जो एक हसार और एक ढाल बना लेते थे उनके गिर्द। लेकिन कल बिल्कुल भी कोई ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला, सिर्फ मीडिया के कुछ लोग थे और सिर्फ या फिर वहाँ पे कुछ उनके अपने करीबी लोग थे, कारकुनान कोई वहाँ पर नज़र नहीं आए। खान साहब ने ट्वीट किया लेकिन उसके बावजूद अभी तक तो कुछ ऐसी कार्रवाई पुलिस की जानिब से देखनी नहीं पड़ी। लेकिन अब के वहाँ के मनाजिर क्या हैं ज़मान पार्क के, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैदर खरल, उनसे जानते हैं। हैदर बताइएगा, ज़मान पार्क में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, पुलिस की कितनी नफरी वहाँ पर मौजूद है और रास्तों के हवाले से भी ज़रा अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं वजाद ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और रास्ते जो हैं वो तो ज़मान पार्क की तरफ जो आते हैं वो बंद किए गए हैं और पुलिस की ज़्यादा नफरी जो है इधर मौजूद नहीं है। ज़मान पार्क के अतराफ़ में ज़रूर है लेकिन ज़मान पार्क में पुलिस की नफरी अभी देखने को नहीं मिल रही। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो रास्ता मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जाता है ठंडी सड़क की तरफ, इसको बंद किया गया है। मेरा कैमरामैन मोहम्मद अली आपको दिखाए तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये अपर माल की तरफ से आता है ज़मान पार्क की तरफ, तो ये रास्ता बंद किया गया है। और जो बताया जा रहा था कि पुलिस की जो भारी नफरी इधर मौजूद है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। इमरान खान ने कल एक ट्वीट किया था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा या ऑपरेशन का खतरा है, तो अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं और जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है। मैं आपको दिखाऊं तो पहले इमरान खान जब कॉल देते थे तो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इधर पहुंच जाती थी ज़मान पार्क में और नारेबाजी होती थी, हल्ला गुल्ला होता था। अब मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये कैंप जो लगे हुए हैं ये बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, कोई कारकुनान इधर हमें देखने को नहीं मिल रहा। हैदर, पहले तो यहाँ पर बहुत फेस्टिविटी हम देखते थे ना कि यहाँ पर किस तरह से कारकुनान मौजूद है, ये कैंप्स भरे होते थे, चेयर्स लगी होती थी, खानों का सिलसिला यहाँ पर शुरू होता था, यहाँ पर साथ में स्टॉल्स लगे होते थे, फूड स्टॉल्स भी। अभी तो हमें ये नजर नहीं आ रहा, बट इट्स टू अर्ली, अभी तो सिर्फ 9 बजे है। आपको लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग आएंगे, या रात तक क्या मनाजिर थे यहाँ पर?
जब इमरान खान कॉल देते थे ना तो टाइम जो भी होता था कारकुनान पहुंचते थे। जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो सारी सूरत हाल पैदा हुई, इन्होंने जो अजना हाउस पे हमला किया, उसके बाद जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हुई, उसके बाद जो मामला है ना वो किसी और तरफ जाते नजर आ रहे हैं। अब कारकुनान उस तरह से नहीं पहुंच रहे। पहले जब कॉल दी जाती थी तो कारकुनान फौरन पहुंचते थे। आपको रात के 1 बजे कॉल दी जाती है, कारकुनान पहुंचते थे, 2 बजे दी जाती है, वो पहुंचते थे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। अभी अब टाइम 9 बजे का है, सुबह का है, लेकिन कोई आसार नजर नहीं आ रहा कि कारकुनान आज इधर को बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। हो सकता है वक्त गुजरने के साथ कोई रहनुमा जो हैं इनके गिरफ्तारियों से जो बच गए हैं वो इधर पहुंच जाए। ये मेन जो इमरान खान का जो दाखिली रास्ता है, इधर से वो अंदर जाते हैं, मेन पॉइंट है, मेन चौक है, जिसको मुर्शद चौक का भी नाम दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि मीडिया के जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे, लेकिन कारकुनान जो है वो अभी तक इधर मौजूद नहीं। अच्छा हैदर, ये बताइएगा कारकुनान तो वहां पर मौजूद नहीं है। खान साहब भी कल अपने ट्वीट में इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ये उनका शायद आखिरी ट्वीट हो। तो आपके पास क्या इतलात हैं? पुलिस की नकलो हरकत देखकर क्या आपको मालूम हो रहा है? खदशा है खान साहब को आज गिरफ्तार करने का, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इस बारे कोई इतलात हैं आपके पास? अभी की जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है। अभी नहीं अच्छा। लग रहा कि पुलिस आएगी और इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। कल पुलिस की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि चंद जो लोग हैं शरपसंद जो हैं या दहशतगर्द कह लें, वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं। उस हवाले से पुलिस को उनकी तलाश है और वो ऑपरेशन करना चाह रही है। लेकिन अभी तक काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, रात से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। हालात जो है वो नॉर्मल है और अभी तक भी ऐसी कोई सूरत हाल में नज़र नहीं आ रही कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि उनकी जानिब से कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और कारकुनान को कॉल भी दी गई कि वो पहुंचे इधर। आज इमरान खान ने कुछ केसेस में पेश होना था, नैब के कुछ केसेस थे उसमें पेश होना था, लेकिन अभी तक इमरान खान की तरफ से जो जराए हैं वो कह रहे हैं कि वो अब ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकलेंगे। राइट, लेकिन वो ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकले। बट हैदर, अल्टीमेटम जो टाइम दिया गया था वो 24 आवर्स का दिया गया था पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि जो 30 से 40 दहशतगर्द जो मतलूब हैं शरपसंद, वो ज़मान पार्क में छुपे बैठे हैं और 24 घंटे का टाइम है, उनको पुलिस के हवाले कर दे, उसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। तो अब ये डेडलाइन कोई हुकूमती ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि कब ख़त्म होगी, किस टाइम पर यह ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, और ज़मान पार्क के अंदर से कोई आमदोरफ्त हो रही हो, कोई बाहर आ रहा हो, कोई इमरान खान के अलावा जो अंदर लोग मौजूद हैं, कोई निगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए? अभी जो है वो ज़मान पार्क में साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी है और उनके करीबी जो साथी हैं वो ज़मान पार्क में मौजूद है। लेकिन ज़मान पार्क से कोई अंदर बाहर नहीं आ रहा और ना ही कोई इस तरह का माहौल है कि किसी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और पुलिस के लोग इधर मौजूद नहीं हैं, इमरान खान के लोग इधर मौजूद नहीं है। लेकिन अंदर जो है वो इमरान खान ने रात को भी मीडिया को इनवाइट किया था कि वो दिखाएंगे अगर ऑपरेशन हुआ तो वो सारी सूरत हाल जो है वो सामने रखेंगे कि दहशतगर्द हैं या नहीं। पुलिस की जानिब से टाइम दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मामलात को जो हल किया जाए। अगर ठीक है, हैदर खरन ठीक हमारे है, साथ बहुत मौजूद शुक्रिया हैं। हैदर। हम कह रहे थे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस वक्त जो ज़मान पार्क की सूरत हाल है, लेकिन नैब ने भी आज तलब किया इमरान खान को, ये बड़ा सवाल अच्छा, है कि नैब वो ने तो तलब किया नैब में है, पेश होंगे लेकिन या उनके नहीं। जो वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो पेश ना भी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं। वकला की जानिब से ना पेश होने की हिदायत की गई है। अच्छा, कल आमिर मीर साहब जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द जो इन शरपसंद कार्रवाइयों में मतलूब थे वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद भी उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए, वो देखिए पहले। घंटे गुजरने के बाद कानून की अमलदारी जो है वो हरकत में आएगी। उनको बता दिया है कि आपके पास 30 से 40 दहशतगर्द जो मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे, पनाह लिए हुए हैं, इनको हैंड ओवर कर दें। अगर हैंड ओवर नहीं करेंगे तो वही होगा जो कानून बताता है। जी, हैंड ओवर अगर ना किया गया तो वही होगा, फिर कानून अपना रास्ता बनाता है। लेकिन मरियम औरंगजेब भी इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहती हैं, जरा सुनिए। खान साहब बराए रास्त
और आज भी जमान पार्क जो है वो इन मुसल्ला जत्थों की, इन मुल्क से दुश्मनी करने वालों की, इन हमला आवर होने वालों की पनाहगाह बना हुआ है। 24 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि जमान पार्क जिन भी मुजरमों की पनाहगाह बना हुआ है वो वहां से नहीं। लेकिन हुकूमत के रवैये से, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, एक चीज़ तो तय हो चुकी है, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, कि अब जो शरपसंद अनासिर हैं, ये जो लोग दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा नून लीग अली गौहर बलोच साहब। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। बलोच साहब, सर ये बताइएगा कि हुकूमत और हमारे तमाम इदारे इस बात पे तो यकज़बान हो चुके हैं कि जो लोग दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, जिन्होंने शरपसंदी की, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नून लीग का इस पर क्या मौकिफ है और अब आगे होगा क्या? खान साहब को भी गिरफ्तार किया जाएगा इसकी पादाश में? देखिए, सूरत ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के आपने देखा कि इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, न सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुंचा, इन वाक़यात के अंदर कुछ जानी नुकसानात भी हुए और पाकिस्तान की मतलब तारीख में जब से पाकिस्तान बना है इस तरह का रवैया किसी भी सियासी पार्टी का नहीं हुआ। खान साहब ने एक तो अपने बलवाइयों के जरिए इमलाक के ऊपर हमले करवा के अपनी मुल्क, मैं तो समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी साबित की है। सर माजरत के साथ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, अगर फ़ोन को आप करीब कर लें तो हमें सुनने में आसानी होगी। आप आ रही है? जी, अब बेहतर है। जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने अपने बलवाइयों के जरिए जो हमले किए हैं उसमें उन्होंने अपनी मुल्क दुश्मनी जो है वो साबित की है। वो एक सियासी जमात नहीं है बल्कि वो एक दहशतगर्द जमात बन चुके हैं। इल्ताफ हुसैन वाला किरदार अदा किया है, पाकिस्तान के अवाम के दिलों को दुखाया है ये करके, पाकिस्तान के शुहदा को और उनके वर्फा को जो है उनके दिल दुखाए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पीटीआई के टिकट होल्डर थे और सरकर्दा लोग थे, उनके भी बयानात आ गए। कोई पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा है, कोई इस वाकया की मजम्मत कर रहा है। तो मकसद ये है कि खान साहब ने तो बड़ी ज्यादती की और खास तौर पर मैं आप जिक्र करूंगा कि जिस वक्त खान साहब उस दिन हाई कोर्ट में पेशी के लिए आ रहे थे तो वो उस वक्त भी धमकियां लगा के आ रहे थे। अगर खान साहब की ऑडियो को गौर से सुना जाए तो वो तो ये कई दिनों से ये कह रहे थे। अली गौहर बलोच साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो भी अब मजम्मत कर रहे हैं। जिन अनासिर ने ये शरपसंदी की उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके हवाले से कानून हरकत में आना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर और एक पार्टी के कायद के तौर पे आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार करके एक साबिक वज़ीर आज़म को ले जाया गया था, वो तरीक़ाकार मुनासिब था या आप समझते हैं कि ठीक था जो कुछ हो रहा है? कर सकते हैं इस तरह भी, और लोगों के बच्चों को वरगला के उनको मतलब है कि उनकी वो इस तरह से जहन साजी करके अब आज अगर उनसे उन्होंने ये वाकया करवाया तो आप एक किस्म का उनको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब है कि हम तो जानते ही नहीं, ये इमरान न्याजी साहब कह रहे हैं कि ये तो पीटीआई के लोग नहीं है। तो मैं लोगों के वालिदैन को भी कहूंगा कि इसने अपने बच्चे इंग्लैंड में बिठा के लोगों के बच्चों के साथ किस किस्म का इसने रवैया अपनाया है। बट सर, आप कह रहे हैं कि अब आपने खुद कह दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि ये पीटीआई के वर्कर्स ने ये सब कुछ किया है, तो फिर किस बेस पर आप कह रहे हैं कि उस जो पीटीआई है उसको दहशतगर्द जमात है और उसको बैन कर देना चाहिए? फिर किस बेस पर, जब उन्होंने लातालुकी का इजहार कर दिया? देखिए, इस चीज का फैसला जो है वो इमरान खान ने तो नहीं करना। इस चीज का फैसला तो हमारी जो एजेंसीज हैं, जिनके पास के मुसद्दका सबूत हैं, जिनके पास के ऑडियो और वीडियोज हैं, उन लोगों के चेहरे हैं, उन लोगों के हाथों में झंडे हैं और वो मतलब है कि वो कहाँ से हदायत ले रहे हैं और उनके नादरा के साथ जो उनकी तस्वीर देकर उनकी तस्दीक की जा रही है। और वो
जो हमारी एजेंसीज है वो बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ मादरत जी सबूतों के साथ ये चीज साबित करेंगे कि ये वाकई इन लोगों से हदायत ले रहे थे, इन लोगों के साथ आए थे, यही उनको भेजने वाले थे, यही टारगेट। एक मिसाल के तौर पर मुराद सईद की ऑडियो देख लें जी जी, आप, वो जो शहरयार आफरीदी साहब की है, क्या फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा तो खुद साथ गई है कोर्ट हाउस तक, और इनकी वो एक आलिया हमजा साहिबा है, उनके बयान देख लें। अच्छा अली साहब, बिल्कुल बिल्कुल ये ताने बाने मिलते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि एक अमल के बेस पर कारकुनान से, उनकी क़यादत से गलती हुई, 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी किसी भी तरह से कोई ना तो वजाहत दी जा सकती है, ना तो उसके हक में कोई दलील और मंतक पेश की जा सकती है, लेकिन आप समझते हैं कि गलती हुई है, अगर उनको अभी वर्कर्स को सज़ा भी मिल रही है, कानून हरकत में भी आ रहा है, लेकिन इस एक अमल की बुनियाद पर किसी एक बड़ी सियासी जमात को बैन कर देना, मुकम्मल पाबंदी लगा देना, ये मुनासिब है? आप तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो आप समझते हैं ये मुनासिब अमल है कि एक इस अमल की बुनियाद पर पूरी पार्टी को बैन कर देना? आपने ना बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, एक अमल की बुनियाद के ऊपर आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, आपके लफ्ज के अंदर आपका जवाब है। ये एक अमल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इर्द कब्रें भी खोदी गई थी, यहाँ पर कौमी असम्बली के जंगले तोड़ के उन पर शलवारें लटकाई गई थी, यहाँ पर अलवी साहब जो कि आजकल सदर हैं और खान साहब की मिली भगत से पीटीवी पर भी हमला किया गया था। जो पिछले दिनों में जुडिशल कमीशन में और अदालतों पे भी जो खान साहब जाते रहे हैं, चढ़ाई करके जाते रहे हैं, वहां पर क्या जो खिलवाड़ किया है वो भी आप लोगों के सामने है। यहाँ पर जब लॉकडाउन हुए, जब वो कौन सी जुलाई की डेट थी वो वाला, जब पाकिस्तान के ऊपर और इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुए थे, और किस किस्म के बयानात वो जो इनके बड़े बड़े बालों वाले एमएनए गंडापुर साहब, वो मतलब है कि वो किस किस्म सर सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी तो आप लोगों ने किया था ना, ये तो बहुत सी मिसालें ऐसे पहले मिलती भी है। बट सर क्विकली मैं चाहूंगी हाँ या ना में आंसर दीजिएगा कि आज इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं? देखिए, हर बंदा जो शर पसंद है, कानून और आइन से कद किसी का भी बड़ा नहीं, वो इमरान खान हो या कोई हो, जो भी इस किस्म के मतलब है कि दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस होगा, उसको किसी तौर पे भी स्पेयर नहीं किया जा सकता, उसको किसी तौर पे भी जो है वो नहीं रिलीफ दिया जा सकता। सर बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही बात है, यही सूरत हाल है। आगे क्या स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट की होगी या पुलिस की क्या स्ट्रेटजी होगी, ये तो जब 24 घंटे की डेडलाइन खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा कि होगा। लेकिन गवर्नमेंट की हिकमत अमली तो वाज़े नज़र आ रही है, बगैर किसी लचक के वो ये बात कह रहे हैं कि इनके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा, कोई माफ़ी कोई रियायत नहीं की जाएगी, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। और अब तो गिरफ्तार करना, अगर पुलिस चाहती रात को भी गिरफ्तार कर सकती थी, कोई वर्कर भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, किसी किस्म की रेजिस्टेंस की भी तवक्को नहीं थी। खैर, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और एक बार फिर से हम बात करेंगे कि जो इस वक्त सूरत हाल है पंजाब के अंदर और ज़मान पार्क में जो इस वक्त पुलिस और मौजूद है, और सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर है, ऐसी है। अगर मैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन की, हमारे रिपोर्टर ने तो बड़े क्लियरली ब्रीफ कर दिया, अगर उसको थोड़ा सा आम अल्फाज में समझाएं तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि पुलिस एकदम तैयार है कि जो लोग भी अंदर ज़मान पार्क के अंदर मौजूद है, 30 से 40 लोगों के, अच्छा उनके चेहरे भी शायद जो अच्छा, है वो तो भी आ इस गए पर तो हैं, मजीद उनको बात गिरफ्तार करेंगे कर लिया करेंगे। जाए। अब 9 मई के बाद ये बहस एक जन्म ले रही है कि ये जो मॉब था, आया कि इसको डायरेक्शन मिली कि ये शरपसंदी जाकर करें, किसी लीडरशिप की जानिब से हिदायत थी, या फिर ये इत्तफाकिया था क्योंकि लीडरशिप नहीं थी तो मॉब ने खुद फैसला किया। पीटीआई तो इस तमाम तर शरपसंदी से खुद को बरीउल ज़िम्मा कहकर कारकुनान को उनके रहमो करम पर तनहा छोड़ दिया है। लेकिन अब हकीकत क्या है? हमने एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज तैयार किया है, पहले आपको वो दिखाते हैं। यौम सयाह किसने सरकारी इमलाक जलाई, कौन आर्मी तनसीबात को निशाना बनाता रहा। इमरान इनकारी हैं, क़यादत पहचानने से इनकारी हैं। सवाल ये है कि कारकुनान को कौन उकसाता रहा, तो जनाब इमरान खान खुद 1 साल से मुसलसल ऐसा ही तो कर रहे हैं। सबको निकलना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? अगर ये फट गई कौम
तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप, तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। 1 साल तक मुसलसल लोगों के जहनों में इदारों के खिलाफ बयानियां बनाया, मगर अब खुद पहचान ही नहीं रहे। और आपको सोचे 40 लोग, मुझे तो, मैं जब कल अदालत में पहुंचा मुझे पहली दफा पता चला कि 40 लोग बेचारे इसमें जान खो बैठे। मुझे तो यही भी नहीं पता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान दावा करते हैं कि इसमें एजेंसी के लोग मुलविस हैं, लेकिन हकीकत में मुसलसल प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा था। हमाद अजहर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने एक डंडा बर्दार शख्स की तस्वीर शेयर की कि ये मौसूफ उनके कारकुन नहीं हैं। ये वीडियो देखें कि कैसे पुलिस एहलकार से नकाबपोश डंडा छीन रहा है, एहलकार पर तशद्दुद कर रहा है। दरअसल में ये लोग पीटीआई के थे जिन्होंने इदारे के खिलाफ प्रोपोगंडा करने के लिए जानबूझकर वीडियोस बनाई, जिनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि नकाबपोश वीडियो बनाने वाले को जूं ही इशारा करता है वीडियो बनाने का तो बैकग्राउंड पर कमेंट्री शुरू कर दी जाती है कि ये पुलिस वाले गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं। ये देखें, ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है, ये पुलिस वाला डंडा। ये एक वीडियो है जो आपके सामने है। तहरीक इंसाफ का ये कारकुन जो जिना हाउस के हमले में पेश है। उमर मलिक नामी ये फर्द हर जगह पेश है। यही नहीं, पीटीआई की कारकुन फलक जावेद और यास्मिन राशिद की वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जिसमें फलक जावेद यास्मिन राशिद को कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने का कह रही हैं। इन वीडियोस और तस्वीर के बाद आम फर्द भी फैसला कर सकता है कि हमले की प्लानिंग कैसे हुई, कारकुनान को कैसे उकसाया गया। ले जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कौन इसमें मुलविस था, कौन नहीं मुलविस था, कहाँ से डायरेक्शंस आ रही थी। अब लातालुकी का अगर इजहार कर भी दिया है पीटीआई ने तो आपके पास प्रूफ, सबके पास प्रूफ मौजूद है, फिर यही आगे अदालत में जाकर पेश भी किए जाएंगे और मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ये मुकदमा चलते हैं तो वहां पर भी यही सबूत पेश किए जाएंगे। चार्जशीट में सब कुछ आएगा, लेकिन उसके बावजूद दुख ये है कि सब कुछ किया इन सब ने इमरान खान के लिए और इमरान खान ने लातालुकी का इजहार कर दिया। पीटीआई वर्कर्स जो बेचारे जिस तरीके से उनको हिदायत, वो तो अपने लीडर के कहने पर आगे गए थे, लेकिन हुआ क्या उनके साथ बेचारों को जब करवा दिया गया यह सब कुछ, उसके बाद जेलें वो भुगत रहे हैं, क़यादत मुकम्मल इजहार लाताल्लुकी कर रही है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ निगरान वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफ़र अली नासिर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब निगरान हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, प्लानिंग क्या है? कल आमिर मीर साहब ने तो मुकम्मल तौर पे कह दिया कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सर ये बताएं, आपके पास क्या इतलात हैं, इमरान खान साहब को भी इसी ज़िम्रे में गिरफ्तार किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो सबसे पहले तो आप इसके ऊपर काफ़ी तबसरा कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो 9 मई को काम किया गया ये हमारी हिस्ट्री के अंदर एक ब्लैक मार्क है। ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि बगावत और गद्दारी के ज़िम्रे में ये काम आता है। और अभी मैं सुन रहा था कि लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कि बेचारे लोगों को उकसाया गया। बात ऐसी कि अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को खमसा होश हवास दिए और अपने खमसा होश हवास में रह के हमने फैसला करना होता है। लिहाजा उकसाने वाले और उकसाए गए लोग दोनों जो हैं वो इस जो है गुनाह के ज़िम्रे में आते हैं। बेइंतहा जो फौजी तंसीबात उनको जो नुकसान पहुँचाए गए, तो ये 2 किस्म के कोर्ट्स मैं आपको बताऊं कि मौजूद हैं। एक तो इंसाद दहशतगर्दी की अदालत है और दूसरी मिलिट्री कोर्ट्स हैं। तमाम वो काम जो कि फौजी जो तंसीबात पे जो हमले किए गए, ख़ास तौर पे कोर कमांडर हाउस में जो अस्करी के तमाम कॉम्प्लेक्स वगैरह और बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो फैसलाबाद में है, और जो GHQ रावलपिंडी के ऊपर हमला हुआ, ये तमाम फौजी अदालत के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और बाकी जितने हैं वो दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए जाएंगे। जहाँ तक आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया अरेस्ट का, तो कल भी हुकूमत गिरफ्तारी का, हुकूमत पंजाब का कल भी कोई जो है उनको अरेस्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उनके पास अभी अपने तमाम कोर्ट्स के अंदर जो है वो बेल्स मौजूद हैं और आपको पता है वो एक बंडल पैकेज की सूरत में मौजूद हैं। तो जब तक कि ये एक्सपायर नहीं होती, जब तक ये इनके पास बेल्स मौजूद हैं, तब तक तो अरेस्ट कोई भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। बट सर, कल तो इमरान खान के ट्वीट से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कामयाब हो गए हैं, ही चंद लम्हों में गिरफ्तार किया जा सकता है। एग्जैक्टली, ऐसा प्रोपेगेंडा करने में कामयाब हो गए हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, शायद मेरा ये आखिरी ट्वीट हो। मतलब एक तरह से उन्होंने तमाम वर्कर्स को कॉल दी थी ना। अब 24 आवर्स की डेडलाइन है, वो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद आपकी क्या हिकमत अमली होगी जो पंजाब गवर्नमेंट है, केयर टेकर सेटअप है, कि दोबारा से इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो?
देखिए कल चूंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट थी, पुलिस की मूवमेंट थी और सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, इसलिए उनको इस तरह से महसूस हुआ कि उनको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरह के पहले भी आपको मालूम है कि ऐसे मामलात हो चुके हैं, तो वो अपने प्रिकॉशंस ले रहे थे बेसिकली। लेकिन असल बात यह है कि जो 24 घंटे में 30 से 40 अफराद हैं जो हुकूमत पंजाब ने कहा है कि जो मतलूब हैं और जो एजेंसीज की रिपोर्टों के मुताबिक उनके पास जमान पाक में मौजूद हैं, उनको जो है वो जो है फौरी तौर के ऊपर हवाले कर दें, तो ये अच्छी बात होगी। और इसके अंदर ज़रा पीस भी मेंटेन रहेगा और कोई सख्त इक़दामात भी लेने नहीं पड़ेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब आपके पास क्या इतलात मौजूद हैं? क्या जिनका आमिर मीर साहब ने जिक्र किया था कि 35 से 40 दहशतगर्द जमान पार्क में मौजूद हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन करना है, वो अभी भी मौजूद हैं? और दूसरा सर ये बताइएगा कि अगर खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना तो सर फिर ये जो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है, आवाम को फिर ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सामना है और मेन रोड है, आवाम से जो है ना मज़ीद उसमें खिफ़त में मुब्तला है, तो ये कब तक एरिया क्लियर करवा दिया जाएगा? देखिए बहुत सारे मामलात होते हैं जो अनएक्सप्लेनेबल होते हैं। ये एक इंटरनल एक्सरसाइज है, इसके अंदर कई मकासद होते हैं और तमाम मकासद जो है वो डिस्कस नहीं किए जा सकते। लिहाजा ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी जो कि की गई है और आगे भी की जाएगी। आवाम को मेरे ख्याल से उतने मसाइल दरपेश नहीं हैं जितने दरपेश जमान पाक ने खुद क्रिएट किए हुए हैं पिछले 4 महीनों से। तो लोगों को वहाँ ज़्यादा तकलीफ रही है बनिस्बत ये 1 या 2 दिन की एक्सरसाइज की। जहाँ तक मालूमात का ताल्लुक है तो इस जाहिर है कि इस मालूमात की बुनियाद पर ये काम किया जा रहा है, तो 24 घंटे पहले लैप्स होने दें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या मामलात बनते हैं और फिर हुकूमत जो है वो क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपनाती है। सर क्या स्ट्रेटजी, आप तो गवर्नमेंट में है ना, हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी? आप खुद गवर्नमेंट में है तो व्हाट्स योर प्लान? अगर वहाँ से कोई रिटेलिएशन आती है तो फिर अगर नहीं आपको वहाँ पर अंदर जमान पार्क के अंदर नहीं जाने दिया जाता, जो आप लोग कह रहे हैं कि 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद है, तो प्लान क्या है? फिर जबरदस्ती धावा बोला जाएगा, कोई टीयर गैस या कुछ इस तरह से? बिल्कुल धावा बोला जाएगा, ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पहले भी हमारे जो है कई पुलिसकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं, 60-70 लोगों के सर फाड़ दिए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कोई रिटेलिएशन नहीं थी। कैनन्स यूज हुए थे, वाटर कैनन्स यूज किए गए थे। निहत्ते पुलिस वाले जाते हैं और निहत्ते पुलिस वालों को मारपीट के ये वापस भिजवा देते हैं, तो इसके अंदर अपनी फतह समझते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब पुलिस एक बहुत मजबूत इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह और अपना काम खुश उसलूबी से करता है। जब कच्चे के अंदर एक बेहतरीन कामयाब ऑपरेशन कर सकते हैं तो फिर ये कौन सा मामला है? तो सर आपके पास वारंट है, वारंट लेकर जाएं और चेकिंग कर लें। लाजमी होगा इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ मामलात होंगे। ठीक है, ठीक है। मीर साहब ने कल, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कल काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। खैर अभी भी उनके खुलकर इसका इजहार नहीं किया, लेकिन इस चीज़ की तवक्को है उनके मुताबिक, जो हमें समझने में जो कुछ चीज़ समझ आई वो ये है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और ऑपरेशन हो सकता है, इसके भी इम्कानात है। अब ये आज होगा या कल होगा, ये तो जब भी होगा ये तो हुकूमत ही फैसला करेगी। हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ मॉर्निंग में। हम सुबह 9 बजे आपके साथ मौजूद होते हैं और जितनी भी ख़बरें होती हैं जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो दूसरी हो, हम आपसे शेयर करते हैं। तो अभी सियासत से और पॉलिटिकल इशू से हमारी नज़र हट ही नहीं रही है, क्योंकि जो 9 मई के बाद सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद की जो सूरत हाल की अगर बात करें तो सियासत और सियासतदान और इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी, जमान पार्क का ऑपरेशन, यही सब कुछ मरकज़ निगाह बना हुआ है और हर कोई इसके बारे में जानना भी चाहता है। लेकिन हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, हमने आपको एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई कि वो तमाम लोग जो कि कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आए और धावा बोला, गौर कमांडर हाउसेस पर धावा बोला, सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियां तोड़ दी गई, ये सब कुछ हुआ और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और चेयरमैन पीटीआई ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। बल्कि वो तो कह रहे हैं ये फौज हमारी है, इस मुल्क से हम जिंदा हैं और पाक फौज जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। लेकिन हम अभी अवरली कि किस तरह से लोग इकट्ठे हुए, किस तरह से अटैक किया गया वो अगर आपसे डेटा शेयर करें तो जो इतलात हम तक पहुंच रही हैं उसके मुताबिक ये जो 9 मई को ये वाक़या हुआ था,
उसकी तफसीलात कुछ इस तरह से सामने आई हैं कि पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और उसके अलावा जो दीगर पीटीआई के जो कायदीन थे वो भी इसमें शामिल हैं। और किस तरह से ये कारवा चला, दोपहर 2:35 से लेकर 2:40 पर ये तमाम लोग ज़मान पार्क में इकट्ठे हो चुके थे। मतलब 5-10 मिनट के अंदर तमाम लोग ज़मान पार्क में इकट्ठे हो गए थे। वहाँ से ये तकरीबन 2:55 से 3:20 के दौरान ये तमाम लोग फिर पहुँचे। नेक्स्ट स्टॉप था इनका लिबर्टी चौक। ज़मान पार्क से लिबर्टी चौक, जो कि लाहौर के रिहायशी हैं उन्हें पता है कि ज़मान पार्क और लिबर्टी चौक में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो ये 15 से 20 मिनट के अंदर ये तमाम काफ़िला पहुँच गया लिबर्टी चौक में। लिबर्टी चौक से तकरीबन ये कुछ 4 बजे इस हजूम ने जो रुख किया वो कैंट की तरफ रुख किया कि वहाँ पर जाकर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। उसके बाद 4:05 पर जो शरपसंदों का एक टोला था वो शेरपाव ब्रिज पर पहुंचा और तकरीबन 5:15 बजे तकरीबन जिन्ना हाउस, जो कि कोर कमांडर लाहौर का हाउस भी है, उस पर धावा बोला गया। जिन्ना हाउस पर 5:15 बजे पहला धावा बोला गया, लेकिन पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। जब फर्स्ट अटैक हुआ तो इन मुजाहिदीन को पीछे धकेल दिया गया, इन्हें पीछे कर दिया गया। अच्छा, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ज़मान पार्क में पहले इकट्ठे हुए। ज़मान पार्क के बाद आपको पता है पीटीआई का मेन पॉइंट लिबर्टी होता है, जहाँ पर ये सब इकट्ठे होते हैं। जितनी भी इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं लिबर्टी से शुरू करते हैं। लिबर्टी पर पहुँचे, लिबर्टी ये सब इकट्ठे हुए। इसके बाद जब वहाँ से निकलकर बाकायदा अनाउंसमेंट होती रही, अब हमने कोर कमांडर हाउस के बाहर जाना है, वहाँ पर गए। और उसके बाद 6:07 पर जिन्ना हाउस पहुँचने के बाद जत्थे जो थे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आना शुरू हुए। पहला जत्था जो आया अलग 6:10 पर फोर्ट्रेस से निकलकर जिन्ना हाउस पहुंचा और धर्मपुरा से दूसरा जत्था वहां पर पहुंचा। तो ये सब इंटरलिंक थे। इनका मेन पॉइंट कोर कमांडर हाउस था। तो ये जो पीटीआई कह रही है कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं था, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, तो जनाब रोल बिल्कुल था। ये सब इत्तफाकिया नहीं था। इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाजी वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद फिर यास्मीन राशिद साहिबा, फिर ऑडियो लीक्स वगैरह। तो आप किसी भी तरह से जो पीटीआई की लीडरशिप है या इमरान खान साहब हैं, खुद को बरीउल ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। हाँ, वो अलग बात है उसके बाद जो रिज़ल्ट आया सामने, फिर इतने बड़े पैमाने पर जब आग लगा दी गई, जलाओ घेराव हुआ, उसके बाद जब पकड़ धकड़ शुरू हुई तो लीडर्स ने, अब फवाद चौधरी साहब को देखें ना, उन्होंने साफ कहा कि ये चाहे पीटीआई के वर्कर्स हैं या चाहे शरपसंद हैं, जो लोग भी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ तक तो आपकी बात से फवाद साहब हम बिल्कुल सहमत हैं, आपकी बात से बिल्कुल हम एग्री करते हैं, लेकिन क्या ये सब आप लोगों की हिम्मत पर नहीं किया इन वर्कर्स ने? अब जब मुश्किल पड़ी है आपके वर्कर्स पर, तो अब आप देखें ना, उनका फ्यूचर तबाह हुआ। किसी के भाइयों को घरों से उठाया जा रहा है, किसी के वालिदैन को घरों से उठाया जा रहा है, दर बदर वो लोग फिर रहे हैं। यहाँ पर एक पैगाम वर्कर्स के लिए भी है, वो ये है कि कभी भी अंधी तकलीद में मुब्तला होकर मावराए कानून खिलाफ आइन कोई भी ना उठाएं जो कि बाद में आपके लिए मुश्किलात पैदा करे। लीडर्स जो होते हैं अपने तो इन सबके बच्चे घरों में थे, वर्कर्स को अब जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनके खिलाफ जो फौजी कोर्ट्स के अंदर, सिविल मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमा चलेंगे, तो वो लोग इससे मुतासिर होंगे। लीडर्स तो देखें ना, माफी तलाफी करके फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और ये एग्जाम्पल सेट होनी भी चाहिए है। जो भी इसमें मुलविस थे, 416 लोगों की शनाख्त हो चुकी है जिन्होंने फौजी तंसीबात पर अटैक किया था। अब उन्हें करारवाह की सजा मिलनी भी चाहिए है। हमें जाना एक ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी कायदीन हैं, इमरान खान के जो नीचे बड़े क्लोज ग्रुप में उनके आते थे, वो अब काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रही हैं। और फवाद चौधरी तो पहले ही बड़े क्लोज थे उनके, उन्हीं के मशवरे पे चलते थे, कैबिनेट के बड़े अहम वजीर रहे हैं, मुख्तलिफ वजारतें भी उन्हें मिली हैं, लेकिन अब वो भी आइसोलेशन में जाते जा रहे हैं। इससे पहले जो दीगर रहनुमा थे उनके भी अलहदगी की खबरें आ रही हैं। और कल जो हिबा फवाद ने जो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप शायद भूल गए फवाद चौधरी को। मुसर्रत जमशेद चीमा का नाम भी उन्होंने लिया, जमशेद चीमा का नाम भी लिया। इसके अलावा उन्होंने मलिका बुखारी साहिबा का नाम भी लिया। वो ट्वीट हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि आप शायद भूल गए हैं। उन्होंने स्ट्रॉन्गली कंडेम किया था असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और जितनी भी टॉप लीडरशिप थी उनकी क़यादत को जो गिरफ्तार किया गया है उसको कंडेम था इमरान खान की जानिब से। उसके बाद और कहा था कि ये गैर कानूनी है, इनकी कंडेम के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया था। और इनके रिएक्शन में
हिबा फवाद का ट्वीट करना और इस तरह से अच्छा, गुस्से ये का तो इजहार करना। एग्जैक्टली उन्होंने इजहार नाराज़ी भी किया है, लेकिन उससे बड़ी खबर ये है, ज़राए ये कह रहे हैं कि हो सकता है जिस तरह बाकी लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं, तो जिस तरह कल आमिर कियानी ने पीटीआई को खैरबाद कहा, मौलवी महमूद ने खैरबाद कहा, इसके अलावा ये खबरें हैं, शनीद यह है कि फवाद चौधरी भी शायद मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर सकते हैं, जिसका 1000 कल हिबा फवाद जो कि फवाद चौधरी साहब की अहलियाँ हैं उनके इस ट्वीट में भी नज़र आया। अच्छा, फिर आगे अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। फिर शीरी मज़ारी जब वो रिहा हुई तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, तो जो उनकी बेटी है ईमान मज़ारी है, फुटेज में आप देखेंगे उन्होंने ऐसे अपनी वालदा का हाथ झटका, लगा उससे ये तासुर दे रही थी कि ये जो विक्ट्री का निशान बनाया है ये कोई आपने बड़ी फतह नहीं की, मैंने पता नहीं क्या क्या जतन करके कहाँ बात करके आपको अगर रिहा करवाया है, आप विक्ट्री का निशान बना रही हैं। तो इससे ये चीज़ें बहुत से शुकूक व शुबहात सवालात जन्म ले रहे हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि ये शनीद है कि बेशुमार ऐसे पीटीआई के लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हाफिज नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, हम देख सकते हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी, तहरीक इंसाफ नजरियाती, तहरीक इंसाफ काफ, शीन, नून, इस तरह की कोई मंजर कशी नज़र आ रही है मुस्तकबिल में आपको हालात को देखते हुए? देखिए, अगर तहरीक इंसाफ का आप स्ट्रक्चर देखें, उसकी तामीर देखें, तो आपको एहसास होगा कि एक टुकड़ा यहाँ से लिया, एक टुकड़ा यहाँ से लिया, एक पीस वहाँ से ले आए, एक पेबंद वहाँ से लगा दिया, तो वो लिबास मुकम्मल हुआ था। उस ज़माने में लिखा भी था, कहा भी था, लोग मुझसे नाराज़ भी हुए थे कि मौसमी परिंदे हैं, जब रूस में बहुत सर्दी होती है तो हिजरत करके किंजर लेक सिंध आ जाते हैं, और जब वहाँ मौसम बेहतर होता है तो वहाँ से वापस चले आते हैं अपने मुल्कों में। तो यही होगा पीटीआई के साथ, और वही हुआ, और वक्त से पहले हो गया। और वक्त से पहले इसलिए हो गया कि खान साहब के अपनी पॉलिसीज़ वो अपने तौर पर बनाते थे, किसी से मशवरा नहीं करते थे। उन्होंने वो गलतियाँ की हैं जिसका बार बार हमने आपके प्रोग्राम में बात की और प्रोग्राम में बात की कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना, असम्बलियों को तोड़ देना, ये सब बहुत बड़ी गलतियां थी, जिसकी वजह से उनके हाथ से सब कुछ निकल गया। और पार्टी कमज़ोर वैसे होना शुरू हुई जब लोगों को अंदाज़ा हो गया कि वो ना MNA है ना MP हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, आने वाला इंतखाब भी मशकूक है। तो मसाइल बने तो ये बनी सूरत हाल हो। फिर 9 मई जो आया उसने तो तबाही फैला दी। आप जो कह रहे थे कि कुछ बॉर्डर पे बैठे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, तो मुझे आरज़ू लखनवी का एक शेर याद आ गया कि दफतन तरके ताल्लुक में भी रुसवाई है। वाह, दफतन तरके ताल्लुक में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर। वाह वाह। तो सूरत हाल ऐसी है कि बहुत से लोग अभी झटका देने नहीं जा रहे हैं, लेकिन तैयार बैठे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ तैयार बैठे हैं। और बिल्कुल सही कहा फवाद के बारे में आपने कि फवाद साहब जो चिल्लाए कहते थे कि इनके बाप से भी हम आज़ादी लेंगे, इनका बाप भी आज़ादी देगा, नारे लगाते थे निकलो आज़ादी की खातिर, टक्कर के लोग दो आज़ादी की खातिर। वो अब किस तरह बातें कर रहे हैं और बहुत से लोग किस तरह बातें कर रहे हैं। हैरत होती है। आमिर कियानी को आप देखें, मुझे हैरत होती है महमूद मौलवी साहब के बारे में। ये 27 साल के साथी 1996 से आमिर कियानी साहब इनके साथ, और हर दौर में, जिस दौर में खान साहब कुछ नहीं थे ये उनके साथ। और अब तो सूरत हाल ये थी कि खान साहब का एक बड़ा मुकाम है, वो लीडर हैं, गलतियां करते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि शायद उनको शिकायत ये है कि मशवरा नहीं करते, मशवरा करते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। इतराज़ हसन ने जुमला कहा था, अभी हाल में कहा था कि इमरान मशवरा तो करता है, उस पर अमल नहीं करता। तो मेरा ख्याल है सूरत हाल यही बनी है। और 9 महीने तो PTI को एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से स्टेटस बहुत मजरूर किया, मशकूक भी किया। बट सर, व्हाट डू यू थिंक कि अभी आप कह रहे हैं कि ये तमाम लोग जो इतने पुरानी रफाकत वाले थे, इससे पहले हलीम खान
जहांगीर तरीन, अब ऑन चौधरी, वो तो हर शादी में उनके गवाह बनते थे, और अब ये जो रिसेंट एग्जांपल्स आ रही हैं महमूद मौलवी, आमिर कियानी की सूरत में, फ्यूचर क्या है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? और फिर उनको इस जमात को कलअदम करने के लिए भी कोशिशें जारी हैं हुकूमत की कि ये दहशतगर्द जमात है, इसको बैन किया जाए। देखिए, मेरा अपना ख्याल ही है कि हुकूमत को तो पक्का पकाया हलवा मिल गया है और वो उससे फ़ायदा उठाएगी। अगर नहीं उठाया तो बेवकूफ़ी करेगी। सारी गलती पीटीआई की अपनी है। पीटीआई ने, देखिए, मैं माजी में वापस जाना नहीं चाहता, इस बड़ी तवक्कुआत थी लोगों को, बहुत ज़्यादा इम्कानात थे कि एक अच्छी लीडरशिप पाकिस्तान को मिल जाएगी। इंतखाबात की बात हुई थी कि पार्टी के अंदर इंतखाबात होंगे। पार्टी में 2 इंतखाबात हुए और दोनों बहुत अच्छे इंतखाबात हुए, और दोनों इंतखाबात को खान साहब ने मनसूख कर दिया और ख़त्म कर दिया, और इलेक्शन कमिश्नर जो थे पार्टी के, जैसे वजीउद्दीन साहब और एक दूसरे साहब थे, उनको बरतरफ कर दिया। तो ये तो पार्टी की उठान थी, उससे अंदाज़ा हो गया था कि खासी गड़बड़ है, शख्सी आमरीत का मसला है। और शख्सियत, हमारे मुल्क में शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितनी पीटीआई में है मेरा ख्याल है उतनी कहीं नहीं है, और लोग उससे तंग आ गए हैं, आजिज़ आ गए। बिल्कुल बजा फरमाया। अच्छा चुगताई साहब सर ये बताएं कि वो जिस तरह वो शायर ने कहा है कि वो दौर भी देखे हैं तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की बरसों ने सज़ा पाई। अब ये जो चंद लम्हों की खता थी 9 मई की, आपको लगता है कि बरसों में ये सज़ा कन्वर्ट होगी, इसका बरसों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को? ये आप सही कह रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं, और मेरी दुआ है कि तहरीक इंसाफ इस क्राइसिस से निकल आए और सलामत निकल आए। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो कुछ हो गया ना, ये मेरा ख्याल ही है कि अगर टीटीपी वाले करते तो शायद इतना असर नहीं होता जितना पीटीआई की वजह से हुआ है। टीटीपी ने परेड ग्राउंड पर अटैक किया, आईपीएस पर अटैक किया, वो भी बड़ा क्राइसिस था। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, मैं एक इंडियन टीवी पर था, वो मुझसे पूछ रहे थे ये हुआ क्या है, संजीदा लोग थे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं तो इस बात पे हैरत है कि कर्नल कैप्टन शेर खान का जो मुजस्समा जिस तरह उन्होंने तोड़ा है, उस शख्स ने तोड़ा है और उसको लाठियाँ मारी हैं, गर्दन काटी है, वो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज है। वो हीरो थे, हमारे हीरो हैं वो लोग, और हीरो रहेंगे। भारतीय फौजी उनकी तारीफें करते थे, उनकी बहादुरी की। ब्रिगेड कमांडर था इंडिया का, उसने जब शहीद हो गए शेर खान, तो उनकी लाश को मंगवाया, उनको नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, और फिर पाकिस्तान भेजा इस खत के साथ कि इस बंदे को निशाने सबसे बड़ा एजाज दिया जाए पाकिस्तान का। और उसका हम ये कर रहे थे, हम कोर कमांडर हाउस पे अटैक कर रहे थे, हम इंस्टॉलेशंस पे, हमारा इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट फौजी इंस्टॉलेशंस थी, और फौजी इंस्टॉलेशन दुश्मन का टारगेट होता है, दोस्तों का नहीं होता। और वो हमने खुद ही कर दी, इन लोगों ने खुद ही कर दी। सर पहले तो माइनस इमरान की अफवाहें थी, अब आपके पास क्या खबरें हैं? माइनस पीटीआई की अफवाहें बड़ी गर्दिश में है। नहीं, पीटीआई कायम रहेगी। पीटीआई जिस तरह आपने कहा ना, हकीकी नजरियाती, छोटी बड़ी, उस तरह कायम रहेगी। पीटीआई अच्छा, पीटीआई कायम रहेगी तो स्टेटस क्या फिर इमरान खान साहब का अल्ताफ हुसैन जैसा होगा कि उनका अमली तौर पे कोई डायरेक्ट वास्ता तहरीक इंसाफ से नहीं होगा, या नवाज शरीफ साहब की तरह बाहर से बैठकर वो लीड करेंगे? ऐसे कोई मुमकिनात खदशात नज़र आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल है बाहर तो जाएंगे नहीं, अब तक तो ये कहते आए हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान में रहूंगा। लेकिन ये कि उन पर असर बहुत पड़ेगा। उनका जो एक स्टेटस था, मकबूलियत मुमकिन है आवाम में अब भी हो सकता है, लेकिन उस मकबूलियत को लेकर हम क्या करेंगे कि जिसमें आप वोट न ले सकें, जिसमें आपके पास नुमाइंदे ना हो खड़ा करने के लिए। अब तो जो सूरत बनने जा रही है, जो कराची से, जो सिंध से एमपीएस छोड़ रहे हैं, 2 ने कल छोड़ा है, 2-3 और तैयार बैठे हैं, और बाकी घरों में बैठ गए हैं, और 2-3 जो थे वो जेल चले गए। फिर तो शबीब नकवी साहब और हमारे अली जैदी साहब को बड़ा अच्छा मौका मिला था कि उनको जेल से घर मुंतकिल किया गया था, लेकिन उनका अपना जोश। जुगताई साहब, वैसे सर आपस की बात, जुगताई साहब ये आपस की बात है कि सर 2023 है, ये जो तरीका हमेशा से रहा है, पहले सियासी वबस्तगियाँ करवाई जाती हैं, 2012 में पीटीआई में सियासी भर्तियाँ हुई,
और फिर उसके बाद जब आपके इख्तलाफात होते हैं, फिर अब जिस तरह लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो सर इस तरह के अमल से आपको लगता है कि जो सियासी जमातें हैं उनकी अवाम में मकबूलियत कम होती है? नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर रख के देख लिया, वो उसी तरह मौज़ूए बहस हैं, सियासत का हिस्सा हैं, तो आप समझते हैं कि तरीक़ाकार अब थोड़ा चेंज करना चाहिए? सियासी जमातें तो इस तरह ख़त्म नहीं होती। देखिए, आपने मुझे बहुत अच्छी बात याद दिला दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, इन सब के नाम पे पाबंदी थी। 10 साल पाबंदी रही है ये। बिल्कुल। और ये नाम ना आप लिख सकते थे, ना बोल सकते थे, लेकिन क्या हुआ, पार्टी ने सरवाइव किया। उसकी वजह क्या थी कि पार्टी ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया, लोगों में काम करती रही, यूनिट्स में गई, नीचे लोगों तक गई, अपनी मजलूमियत की बात की। भुट्टो साहब की फांसी को उन्होंने कैश कराया। भुट्टो साहब की जो अब एक साहब ने जुमला मुझसे, मैं भुट्टो साहब के 40वें में गया था, मैंने पूछा उस बंदे से, मैं क्या होने वाला है? कहने लगा ये खबर जो आप देख रहे हो ये 5 इंतखाबात जीतेगी। उस वक्त मेरे समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन बाद में समझ में आया वो क्या कह रहा था। क्या कह तो रहे थे? वो इस तरह वो पॉलिटिकल काम था वो। यहाँ पॉलिटिकल काम नहीं हो रहा है सर। ये यहाँ वैसे सियासी कौम काम नहीं हो जो रहा है। पाकिस्तानी कौम है ना, ये हमेशा इमोशंस पर होती है। ज़्यादा इमोशनल हो जाए तो वोट मिलते हैं, मतलब इसको हमेशा आप इमोशनल करेंगे तो आपको वोट मिलेंगे। सिंपैथी वोट्स बहुत ज़्यादा ये देती है, जो भी विक्टिम होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं और फिर सिंपैथी में जाके वोट्स देती है। पीपल्स पार्टी का 2 बार ऐसा हुआ, नून लीग की बार ऐसा हुआ। अभी खान साहब, एक आपको नज़र आ रहा है कि इनको कोई आगे इलेक्शंस होते हैं तो सिंपैथी वोट मिलेंगे कि इमरान खान की गवर्नमेंट को कैसे ख़त्म किया गया, फिर उन्हें जेल में कैसे लाया गया, तो आपको लगता है कि आगे ऐसा होगा इलेक्शंस में? मेरा ख्याल नहीं, सिंपैथी इनको मिल सकती थी, लेकिन ये इन्होंने खुद हासिल करने की कोशिश नहीं की। ये अगर जेल चले जाते, अगर ये गिरफ्तार हो जाते, क्या क्या रखा था गिरफ्तारी में? जरदारी साहब 10 साल जेल में रहे, बेनज़ीर, नुसरत भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, किसके नाम लो मैं, इमरान खान के दौर में लोग जो अदालतें आज 5-5 मिनट में 7-7 जमानतें दे रही हैं, वो अदालतें 6-6 महीने में जमानत का दरख्वास्त सुनने के लिए तैयार नहीं होती थी। 2-2 साल तक बंदा रिमांड पर जेल में रहता था। एक दौर वो भी था ना, यहाँ तो 2-2 दिन के बाद लोगों को रिहाई मिल रही है, तो वो सिंपैथी गेन नहीं कर पाएंगे इस तरह लोग। ठीक है, सिंपैथी गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चुगताई साहब आपके वक्त का। लेकिन चुगताई साहब ने की है कि खान साहब की सारी सियासी स्ट्रगल 26-27 साल जिदोजहद जिसकी अक्सर गर्दान करते रहते हैं, वो एक तरफ 9 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती हुई है वो 26-27 साल की इनकी मेहनत पे पानी फेर गई है। exactly. और शायद इसका बड़ी देर तक इसकी तलाफी नहीं हो सकेगी। और आगे यही बात है कि आगे जब कानून हरकत में आएगा तो आगे होगा क्या क्या आ चुका है, बल्कि अभी पता चलेगा। अभी तो इनके कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स में जब चल रहे हैं मुकदमात जिनको गिरफ्तार करना है, फिर पता चलेगा। नाज़रीन, हमें जाना है ब्रेक पर। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ सूरत हाल इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी नीचे से नीचे तक जाती जा रही है। कल भी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे आपको बताया था कि 2 सूरत हाल हैं, या तो हमें वापस IMF के पास रिव्यू के लिए जाना पड़ेगा कि फिर रिव्यू करें, लेकिन उसमें यह है कि हमारा जो बजट आगे जून में इन्होंने पेश करना है वो IMF के कहने पर पेश किया जाएगा, उनकी अप्रूवल से पेश किया जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन बचती है चाइना की, और चाइना जो है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल कर दे तो उसके बाद जो है वो चाइना से दिसंबर तक या जब तक नई हुकूमत जिस तरह नहीं कल आती। भी सिद्दीकी साहब कह रहे थे चाइना फिर भी कभी भी IMF का ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो IMF ने शुष्माही रिपोर्ट पेश की है वो बड़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि इस साल जो अफराते ज़र है वो 2 हिस्सों में रहने की तवक्को है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, फिर मौसमियाती तब्दीली, सैलाब वगैरह की वजह से हमारी फसलें मुतासिर हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसका जिक्र अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा
मुआशी हालात तो आपके सामने हैं, फिर IMF की शिशमाही रिपोर्ट और फिर पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, इस सब का असर सर हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा? अब ये रिपोर्ट जो सामने आई है ये भी बड़ी तशवीशनाक है पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, इस वक्त रियासत में दो सबसे बड़े, एक तो हुकूमत है और चैलेंज है है हुकूमती खजाना जो है खाली है। 3 हफ्ते से ज्यादा जो है वो डॉलर्स जो है हुकूमत के पास नहीं। तो 24 करोड़ का सबसे बड़ा इशू है, चैलेंज जो है वो महंगाई का है। बड़े चैलेंजेस है, एक पाकिस्तान रहे। अब एक छोटी चीज है कि जून यानी कि अगले कोई 7 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, वो खजाने में मौजूद है। तो 4.5 अरब डॉलर बताया जा उनका खजाना है। लेकिन ये सिर्फ जून 30 तक की कहानी है। जून 30 बाद जो नया माली साल शुरू होगा उसमें जिसको हम कहते हैं ग्रोस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को जो अगले माली साल के लिए 12 महीनों के लिए डॉलर्स दरकार होंगे, वो तकरीबन 42 अरब डॉलर चाहिए। आपने शुरू में चाइना का जिक्र किया, मेरे ख्याल में IMF के अलावा और कोई भी मुतबादिल नहीं। जब हम बात करते हैं 40 बिलियन की, 42 बिलियन डॉलर की, तो आप सोचिए कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है इतनी रकम नहीं देगा, पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं होता। तो मुतबादिल IMF का कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एतबार और एतमाद का फुकदान नजर आने लगा है IMF और पाकिस्तान की वजारत खजाना के दरमियान। पर डॉक्टर साहब, राइट, ये तो जो उनका ट्रस्ट ब्रीच हुआ है, इसी वजह से तो हमें अभी तक किस्त मिली नहीं है। तो आगे होगा क्या? मतलब अभी आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान को कोई देने के लिए वो राज़ी नहीं होगा, कोई दोस्त ममालिक भी। उनकी जो शराइत थी, उन्होंने पहले बोला कि पेट्रोल पर जो सब्सिडी दी गई थी कि जो बाइक वाले हैं या ऑटोज़ वाले हैं उनको थोड़ा रिलीफ दिया जाएगा और उसका पेमेंट जो है वो बड़े लोगों से की जाएगी जिनके पास बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, वो भी IMF ने कहा कि रिवर्स की जाए। फिर टैक्सेस बढ़ाने कर बात की गई तो वो भी IMF की किस्त शर्त मान ली गई। उसके बाद उन्होंने दोस्त ममालिक से जो कहा कि है कि आप उनसे पहले रिटर्न में एग्रीमेंट साइन करवाएं या रिटर्न में हमें लाकर दिखाएं कि वो आपको आपके जो किस्तें हैं उनको रोल ओवर कर देंगे। मैं अगर क्विकली सम अप करूं तो उनकी तमाम शराइत तो हमने मानी है ना, फिर भी उन्हें हम पर ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा? मेन वजह क्या? और पाकिस्तानी ये सागदार ने कितनी बार उनके साथ, वही तमाम कैबिनेट है जो उनके साथ पहले भी ये प्रोग्राम रिव्यू कर चुकी है, क्यों नहीं उन्हें कन्विंस कर पा रही? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो रिश्ता था, हमारे सियासी क़यादत ने जो सियासी मफादात के सामने माशी फैसले किए हैं, उससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को बहुत नुकसान हुआ। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप 2002 में वापस चले जाएं, फरवरी की 28 तारीख मुझे याद आती है जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अचानक टेलीविजन पे आके सब्सिडी का ऐलान कर दिया था। 10 रुपये सब्सिडी का ऐलान किया था। अब उनकी अपनी हुकूमत जो है वो IMF से वादा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई काम नहीं किया जाएगा, लेकिन एक सियासी ऐलान किया गया, एक सियासी फैसला था और उसकी फिर एक बहुत बड़ी माशी कीमत जो है अवाम को चुकानी पड़ी, रहने वालों को चुकानी पड़ी। उसके बाद आप देख लीजिए अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर सन 2022 की बात कर रहा हूँ। एक नई हुकूमत थी, एक नए वजीर खजाना साहब थे, इसहाक दार साहब वजीर खजाना बन चुके थे। उन्होंने एक और सियासी ऐलान किया कि रुपए की कीमत को मसनूई तौर पे डॉलर के सामने रोक के रखा जाए। ये भी हमारा अग्रीमेंट जो हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना IMF से कर चुकी थी, उसकी खिलाफ वर्जी थी। तो सियासी फैसले किए जा रहे हैं, सियासी बट सर हमने ओपन मार्केट में उनको आज़ाद छोड़ दिया, हमने गवर्नर स्टेट बैंक को बिल्कुल आज़ाद कर दिया जिस तरह उन्होंने हमसे डिमांड की थी। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि हर डिमांड तो हमने मानी है। मैं आपके सामने यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो वादे हमने किए हैं, आप पिछले 2 साल की तारीख उठा के देख लीजिए, जो वादे वजारत खजाना IMF के साथ करती है उसको हमारे सियासतदान तोड़ देते हैं अपने सियासी मफादात के नतीजे में। राइट। अभी आप ये कि मई की 9 तारीख को जो कुछ हुआ,
9 तारीख को जो सियासी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान में फौजी अमलाक के ऊपर हमले किए गए, जो नुकसानात सिविलियन अमलाक को मिला, तनसीबात के ऊपर हमले किए गए, इसका पैगाम क्या जाता? आप सोचिए कि जिस मुल्क में इस किस्म के हंगामे हो रहे हों और वो मुल्क चला है कर्जा जात हासिल करने के लिए, तो जो कर्जा देने वाला है वो क्या सोच रहा होगा कि इस मुल्क के अंदर जो ये हालात हैं, जो सियासी जमातें एक दूसरे को कत्लो गारत करने की में मसरूफ हैं, उनको अगर $1 दे दें तो हमें वापस कैसे होंगे? सर मैं यही सवाल आपसे करने लगा था। इन हालात को देखते हुए आपको लगता है कि IMF अब नई किस्त हमें जारी करेगा, और अगर जारी नहीं करता तो इसके हमारी इकोनॉमी पे क्या हालात, क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, मेरा खदशा ये है कि जो सियासी सिचुएशन है, जो माशी सिचुएशन है, ये सस्टेनेबल नहीं है। जिस तरह काम चल रहा है ये अगले 3 से 6 महीने तक नहीं चल सकता। इसका मतलब ये है कि इस 3 या 6 महीने के अंदर कोई खुदा ना करे बहुत बड़ा धमाका होने की तवक्को। कुछ ना कुछ करना होगा सियासी इस्तेहकाम के हवाले से। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो आप माशी इस्तेहकाम को तो कतन भूल जाइए बिल्कुल। सस्टेनेबल सिचुएशन कतन नहीं है। जैसे मैंने कहा 3 हफ्ते से ज़्यादा के डॉलर के ज़खायर 3 हफ्ते हमारे पास नहीं बचे हैं, 3 हफ्ते से ज़्यादा की इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। IMF का हमारा जो है वो डिस्टेंस जो है, फासला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बुनियादी इशू यहाँ पे सियासी है, आप यकीन कीजिए माशी नहीं है। हमारा असल इशू जो है वो माशी नहीं है। बुनियादी जो इशू है वो हमारा सियासी है, मुआशी नहीं है, जिसके बायस ये तमाम तर हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाजरीन, आपको हम एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का बहुत जिक्र हमें सुनने को मिलता है। ये है क्या है? तो ये डिजिटल करेंसी, लेकिन इसके हवाले से अक्सर बातें होती रहती हैं, ख़बरों में हम देखते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का नाम लो और पाकिस्तान में अगर वकार ज़का का नाम ना लें तो ये मुमकिन नहीं है। वकार ज़का ने क्रिप्टो के हवाले से जिस तरह स्ट्रगल की है, लेकिन अब हुआ ये है, उससे मैं पहले आपको बताऊंगा कि सेनेट की कायमा कमेटी जो ख़जाना है उसने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून सादी की हिदायत की है, जो कि वज़ीर ममलिकत ख़जाना है आयशा गौस पाशा। अब वजह क्या है? इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए वकार ज़का से बेहतर कोई शख्स नहीं है जो इस पर बात कर सकता है। चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया वकार भाई आपके वक्त का। वकार भाई, आप तो बगैर वकील के खुद वकील बनकर क्रिप्टो का मुकदमा लड़ते रहे हैं, जिस पर जज ने आपकी तारीफ भी की थी, जज साहब ने। उसके बावजूद अब दोबारा से ये क्या वजह है? हुकूमत को क्या सूझी है क्रिप्टो को बैन करने की? फ़ायदा क्या होगा? और ये बताएं, क्या क्रिप्टो बैन हो भी सकती है या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सबको सलाम, और आपका शो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और प्यारा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 2016 से जब बिटकॉइन $268 पे था, तब से जो मैं आइडियाज़ दे रहा था, पहले उसको हम देख लेते हैं। भाई, दुनिया ने उससे कोई फ़ायदा उठाया? इससे होता भी है, इस तरह वकार ज़का ने हवा बनाई हुई है। मैं चाहता हूँ सारे लोग जो है वो गूगल पे जाके लिखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितना टैक्स वसूल किया है 2022 में। वो टैक्स के नंबर जो है वो 60 करोड़ इंडियन रुपीज़ हैं। तो हमेशा हम डेटा पे बात करते हैं। 2022 में जो भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, 60 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट ने उससे रिसीव किए। काजिकिस्तान ने, अगर आप जाके देखें, काजिकिस्तान ने क्रिप्टो माइनिंग से कितना पैसा बनाया, तो $7 मिलियन सिर्फ टैक्स में जमा किया उन्होंने अभी। ठीक है, ये वो वाली बातें जो गूगल पे आराम से आप डेटा चेक कर सकते हैं। ईरान ने $1 बिलियन किया है। ईरान कहता है भाई अगर ये सूदी निजाम से बचना है तो क्रिप्टो करेंसी में आना है। भूटान ने, अगर आप जाके देखें, तो 13,000 बिटकॉइन है। एक बिटकॉइन इस पर $26,000 का हिसाब लगा ले। और भूटान ने वही टेक्निक यूज की है जो KPK के इलाके में हाइड्रो पावर के थ्रू हमने दी थी वहां जाकर। और ये मशवरा पाकिस्तान गवर्नमेंट को आप देते रहे हैं? सर, आपको यहाँ पे बस रोकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। 30 सेकंड के लिए एक ब्रेकिंग है, उसके बाद आपको लेते हैं। ये जो हुकूमत ने कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कवानीन लाए जाएंगे, मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक तो ये कि ये इसमें कितना पोटेंशियल है कि ये तकदीर बदल सकती है पाकिस्तान की भी, जैसे आप बाकी ममालिक की एग्जाम्पल दे रहे थे। तो अगर पाकिस्तान में सही तरीके से इसको फ़ायदा उठाया जा सके तो कितना फ़ायदा होगा? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि दुनिया की जो सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो है ब्लैक रॉक।
और दुनिया में फाइनेंस के जो सबसे बड़े जिनको माना जाता है दुनिया भर में वो है लैरी पेन। वो बिटकॉइन में और क्रिप्टो में इसलिए सबको ज्यादा अपने क्लाइंट्स को इनकरेज कर रहे हैं ब्लैक रॉक आने के लिए, क्योंकि देखें अमेरिका भी मकरूज है। Yes. अभी जो डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, जो सेक्रेटरी हैं डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल। 1 जून तक का उनके पास टाइम है। जेनेट जेलन बार बार कह रही है कि बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है और 1 जून के बाद हांगकांग जो है वो लॉन्च कर रहा है ये अपने क्रिप्टो लाइसेंसेस। ये सारी चीजें देखते हुए आप ये देखें कि अगर आज मैं चैलेंज करता हूं कि हमें मौका दिया जाए कि पाकिस्तान क्रिप्टो बोर्ड एक बनाया जाए, yes. उस क्रिप्टो बोर्ड में हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान अपना क्रिप्टो एक्सचेंज निकाले। वो एक्सचेंज से मैं आपको गारंटी देता हूं कि $1 बिलियन एक साल में, मैं कह रहा हूं कम से कम हम आपको लाकर दिखाते हैं। हमें कोई तनख्वाह खुद नहीं चाहिए। अच्छा, $1 बिलियन आप लाकर। जी वाह। और अगर हम ये बातें ऐसी हवा में कर रहे हैं तो मैं आयशा साहिबा को व्हाट्सएप मैसेजेस 2-3 दफा कर चुका हूं कि प्लीज आप बताएं। ऑब्वियसली उनका अपना डिसीजन तो नहीं होगा ना, बहुत सारे और लोग होंगे जिनका डिसीजन होगा। तो हम कह रहे हैं कि आप एक ओपन डिबेट पे तो आए सोशल मीडिया पे। हो सकता है उनके पास कोई वैलिड पॉइंट हो सकता है हम कोई बात सही तरह समझा ना सक रहे हो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान में हेल्दी डिबेट। अभी जैसे क्रिप्टो में सारे लोग मुझे कहते हैं जी आप धरना कॉल करें, ये करें, हम कभी भी नहीं करेंगे। हम हमेशा अदालत के थ्रू जाएंगे। टेक्नोलॉजी मूवमेंट ने पबजी का बैन हो या कोई भी बैन लगता है, या तो मैं खुद जाता हूं या वकीलों के थ्रू, कानून और आइन के मुताबिक हम चाहते हैं वो जी सामने। ये धरने धुरने रोडे ब्लॉक करना जो है ना बिल्कुल बेकार चीज है। अच्छा वकार भाई, इमरान खान साहब तो आपकी बड़ी तारीफ करते थे, फिर हमने देखा कि जो कामरान बंगश KPK में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर, तो उनके साथ मिलकर कुछ आपने उनकी साथ माइनिंग भी वहां पे की। उसके बाद क्या हुआ फिर? मतलब वो काम आगे नहीं चल सका और आप तो इस हवाले से बेशुमार दफा बात भी कर चुके हैं। देखिए इसके अंदर एक मुझे लगता है हुकूमत को ना जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनको मिसगाइड कोई कर रहा है, कोई माफिया है। जैसे पाकिस्तान में हुक्का बैन है लेकिन वो चल रहा है और उसका पैसा किसी को जा रहा है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में जितना ज्यादा ये कहते हैं ना FATF ने मना किया है, वो भाई FATF ग्रे एरिया में दुबई को डाला हुआ है तो सारा दुबई क्रिप्टो में काम कैसे कर रहा है, गली गली में दुकानें कैसे खुली हुई हैं। तो FATF तो कहते हैं रेगुलेट करें, और रेगुलेट का मतलब ये है कि भाई अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो इसकी ब्लैक मार्केट बन जाएगी। ब्लैक मार्केट का मतलब ये कि 26 मिलियन अभी पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में अगर पड़े हैं, जो ग्लोबल डेटा क्रिप्टो करेंसी का अगर आप गूगल करें तो मिनिमम इतने पड़े हैं, तो वो सारे क्या करेंगे, वो दुबई जाके कैश आउट करने लग जाएंगे। तो इसको टैक्स क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये हम चाहते हैं कि जो भी हुकूमत है वो आके बताए। फवाद चौधरी साहब से हमने बात की, हमने जियाउल्लाह बंगश साहब ने बहुत इसमें काम किया, लेकिन ओवरऑल इमरान खान के दौर में भी मैं नहीं समझता कि उनका ध्यान कोई इकोनॉमी की तरफ इतना था। दैट इज उनका एक ही काम था, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको अंदर करो। तो जो असल बात थी वो मिस कर दी उन्होंने। तो मैं चाहता हूं जो अभी हुकूमत है, PMLN के पास मौका है कि पूरी यूथ आपको देख रही है, आप क्रिप्टो को रेगुलेट की तरफ आएंगे, क्योंकि बैन तो नहीं कर सकते आप। देखें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ज्यादा चलने लग जाएंगे। चाइना नहीं बैन कर सका, इंडिया नहीं बैन कर सका, तो आप ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लाएंगे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बैन हो जाए। तो इसकी मार्केट जो इतनी बढ़ेगी, उसके अंदर जो पैसा पाकिस्तानी इतने लगा देंगे, उससे आप एमनेस्टी स्कीम क्यों नहीं कहते कि ये एक एमनेस्टी स्कीम करते हैं, सब अपनी क्रिप्टो डिक्लेयर करें और उस से आप पैसे बनाएं। या फिर हमें ये बताएं कि इससे बेहतर कोई आइडिया है आपके पास। हम कहते हैं KPK के इलाके में आज हाइड्रो पावर के थ्रू माइनिंग मशीनें लगाने दें, पूरी दुनिया आके यहाँ लगाएगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि आप प्लीज हमें मौका दें, अगर हम अच्छे नहीं लगते तो जो बेहतर लगता है उससे बात करें, लेकिन किसी फोरम पे आके हेल्दी डिबेट तो करें हमारे साथ। आप कोई बादशाह सलामत तो नहीं है कि भाई आपसे हम बात ही नहीं कर सकते। ये याद रखें आवाम कि ये जितने भी मिनिस्टर्स बैठे हैं, जितने भी हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, हमारे टैक्स के पैसे पे बैठे हैं, इनको हम सर्कस लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। आए भाई बात करें, हम आपके लिए काम नहीं करते, आप हमारे लिए काम करते हैं। हम आपके लिए रामू काका नहीं है, आप हमारे रामू काका हैं भाईजान। आपको आके हमसे बात करनी पड़ेगी, हमें आपसे। ये जो बादशाह सलामत का निजाम बना हुआ है, चाहे इमरान खान है या कोई और है, ये सियासतदानों को खत्म करना पड़ेगा भाई, कि आप हमसे बात क्यों नहीं करते। हम आपको आइडियाज दे रहे हैं, बात करें हम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है, अब बात करें, उसका कोई हल निकल आएगा। क्विकली मैं चाहूंगी विद योर प्रेजेंस, ताकि हमारे सुनने वालों को भी फायदा हो जाए, कि जो भी इस काम में आना चाहता है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता है, बिकॉज यहाँ पर PhD जिन्होंने की हुई है वो 25-25 हज़ार की नौकरी के लिए रुल रहे हैं और उन्हें वो नहीं मिल रही है, तो किस तरह से वो इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं? रूल नंबर 1 ये कि इन्वेस्ट तो आपने नहीं करना। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो सारा पैसा डुबो के बैठ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी चलते हैं रेंटल इनकम पर कि जी मैं 1 लाख दूंगा, महीने के कितने आएंगे, तो डबल शाह आके आपको लूट के निकल जाएगा। पहली चीज है, या तो और क्या मैं आपको बताऊं, देखें आप लोगों, मैं एक चैलेंज करता हूं आप दोनों को, चलो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, मैं आप दोनों को उसमें इंडोर्स करता हूं। अब दोनों आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं,
ऑनलाइन ट्रेडिंग करके मैं आपको दिखाता हूं, आप एक महीने बाद बताएंगे कि आपने कितना सीखा। आपकी जितनी टीम है चैनल की जो इस वक्त देख रही है, उनको हम कहते हैं भाई देखे ना, वकार जगह के पैसे बन रहे तो वो अलग है, और किस किस के बन रहे हैं वो यूज केसेस सामने लाने। तो मैं कहता हूं जितने लोग हैं सीखे बगैर 1 रुपया क्रिप्टो में मत लगाना, सब डुबो के बैठ जाओगे। राइट, बिल्कुल ठीक है, सीखे बगैर 1 ठीक रुपया भी है। नहीं लगाना। अच्छा वकार साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा। अब आपने जो पहले बात की है, सर टाइम बहुत कम है, जरा फौरन क्विकली रिस्पॉन्स कीजिएगा। पाकिस्तान की मईशत की तकदीर क्या क्रिप्टो करेंसी बदल सकती है अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए? $1 बिलियन हम लेकर आएंगे, हमारी टीम लेकर आएगी। अगर नहीं लाए तो वकार ज़का अपना सोशल मीडिया हमेशा के लिए बंद कर देगा। और कोई हुकूमत, ये PMLN की गवर्नमेंट ने आपसे कोई राब्ता किया है या आपने किया? मैंने आयशा गौस साहिबा को मैंने किए मैसेजेस, लेकिन व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं आया। वो आप मैसेज करें, आपको भी रिप्लाई नहीं देंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार भाई, बहुत आपका अलबत्ता ये बयान मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और इंशाल्लाह जब आपसे ये रब्ता करेंगे तो फिर हम आप सबके $1 बिलियन आया भी है या नहीं। बहुत शुक्रिया वकार ज़का आपका। और वाकई में अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है तो क्रिप्टो एक्सपर्ट जो हैं इनकी भी खिदमात लेनी चाहिए, जो कह रहे हैं कि हम बगैर तनख्वाह के ये काम करने को पूरी दुनिया में जब ये काम हो रहा है तो पाकिस्तान में व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं करने को तैयार हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजूहात क्या है? हेल्दी डिबेट की तरफ गवर्नमेंट को भी आना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।